You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. सुन पा रहे हैं सब लोग? Okay, so we should start now. ये क्वेश्चन हमने दिया था। टोटल इस मास के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो अप्लाइड फोर्स है, दूसरा फोर्स mg है और तीसरा फोर्स टेंशन है। और इस बॉडी को यहाँ से हम यहाँ मूव करके लेके गए। जब ये थीटा
से डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी एंड वर्क डन बाई टेंशन, ये हमको निकालना था। किसी ने निकाला है? एनीवन हैव फिगर्ड आउट? ओके, सर 2 बच्चों ने हैंड रेस किया है। चलिए पहले मल्हार से मैं लेना चाहूंगा, आप आंसर बताओ क्या क्या है आपके ये तीनों। Sir, work done by tension 0. ओके, Work done by gravity minus mgh. माइनस mgh इज नॉट गिवन। एक चीज जो और हम लोग को क्वेश्चन में है कि h इज नॉट गिवन। Sir, फिर और L minus L cos theta. ओके, l माइनस l cos थीटा। और work done by tension, work done by force mg L theta. mg L theta. l इंटू Radi- थीटा, ये हाँ, रेडियन में थीटा. आप अपना आंसर बताएं आध्या। Sir, work done by force mgl, फिर ब्रैकेट में 1 minus cos theta. 1 माइनस cos थीटा, ऐसा हाँ, और ग्रेविटी वाला वही है, सेम। अच्छा, ये मतलब जो हाँ mgl 1 माइनस cos थीटा यही तो है। हाँ, और और ये 0. यानी कि अगर आपका टोटल वर्क डन निकाल दो तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि आपने इन दोनों को अपोजिट ही बोला है। ये mgl 1 माइनस सर cos थीटा। सर टेंशन, सर एक बार टेंशन, ओके, सर टेंशन mgl cos theta -1 लिख दीजिए ना. टेंशन का वर्क डन। हम्म, ओके, क्या बोलना चाह रहे हो? mgl cos थीटा -1 ऐसा? हाँ, ओके, वो पता नहीं मुझे टेंशन का सही है कि नहीं, तो ऐसे ही. क्या खतरनाक आंसर निकालो यार तुम लोग, वर्डन का पूरा कमर तोड़ दिए तुम लोग, लेकिन सही बात है। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। इस बॉडी को हम लोग ने मूव करके यहां से यहां मूव किया है, यहां पर ऐसे डिस्प्लेस किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। ये पूरे टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रहा है, और mg जो है वो भी एक कांस्टेंट फोर्स है। ये भी ग्रेविटी का जो फोर्स होता है ये कांस्टेंट होता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। हम बॉडी को ए से बी तक किस तरह से लेके जा रहे हैं, जनरली वो पाथ के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है। बट फॉर अ कांस्टेंट फोर्स it doesn't depend on path. अगर हमको किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हैं, चाहे हम किसी भी पाथ से लेके जाए, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन सेम ही रहेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि ए से बी ये ऐसे कर्व पाथ पर गया है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, यहां से
एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से यहां ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रेड कलर में है और इसको हमने नाम दे दिया एस। तो ध्यान से देखते रहना। अब जो टेंशन है यहां पर, ये एक वेरिएबल फोर्स है। टेंशन इज अ वेरिएबल फोर्स। ये टेंशन जो है इज अ वेरिएबल फोर्स। इसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी, इसीलिए टेंशन के कारण जो वर्क डन है ये पाथ पर भी डिपेंड कर सकता है। बहुत सारी बातें इसके बारे में हो सकती हैं, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में हो रहा है कि पूरे टाइम जब इस बॉडी को हम मूव कर रहे हैं तो टेंशन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टेंशन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में। कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर इस तरह से मूव कर रहा है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस पर जो टेंशन लगेगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो चाहे टेंशन वेरिएबल हो, डिस्प्लेसमेंट के कारण, डिस्प्लेसमेंट से अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और पूरे टाइम बनाएगा, जहां से मूव करना स्टार्ट किए वहीं से ये हर बार 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। इसलिए वर्क डन बाई टेंशन तो बिना किसी लाग लपेट के जीरो किया जा सकता है। इसलिए वर्क डन बाई टेंशन के बारे में हम लोग वेरिएबल होने के बावजूद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए हम एक लाइन यहां पर लिख देते हैं, टेंशन इज ऑलवेज perpendicular instantaneous displacement। इसलिए हर समय ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कुल केस जीरो हो गया। अब बाकी बचते हैं ये दो, जिसको हम यहां पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एक है हमारा mg का फोर्स और एक ही हमारा डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का अगर ये एंगल हमको मिल जाए तो डेफिनेटली अपना कुछ काम हो। और ये एस भी चाहिए। अगर मैं कुछ देर के लिए इस एंगल से रिलेट करना चाहूं, फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारा थीटा है, और अगर हम इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दें, क्यों कर रहे हैं, वी विल कम टू इट। एक ज्वाइन कर देते हैं, ये लेंथ L है तो यहां से यहां तक ये लेंथ हो जाएगा L cos थीटा। और इस एंगल को मैंने ले लिया लेट से अल्फा, लेट से वी टेक दिस एज अल्फा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको दिख रहा है, और जो दो फोर्सेस जिनके कारण हमको वर्क डन निकालना है, एक तो हमने ग्रेविटी वाला फोर्स दिखा दिया और एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है F। तो ये एंगल भी अपने को चाहिए होगा, ये एंगल भी हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, पहले तो वर्क डन बाई ग्रेविटी देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा mg F डॉट S। तो mg इंटू S इंटू कॉस 180 माइनस अल्फा। और यहां से cos 180 माइनस अल्फा माइनस cos अल्फा होता है, तो माइनस mg S cos अल्फा। अब ये जो टर्म आ रहा है S cos अल्फा, इसमें ना ही हमको S दिया हुआ है और ना ही हमको अल्फा दिया हुआ है। हम देखना चाहेंगे कि S cos अल्फा कौन सा वैल्यू हो रहा है। तो देखोगे इस डायग्राम में, तो S cos अल्फा इज नथिंग बट दिस वैल्यू। इफ यू सी
द एस कॉस अल्फा इज दिस वन, ये वैल्यू है एस कॉस अल्फा। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ थीटा, जो गिवन क्वांटिटी उसके टर्म्स में निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल एल है और यह यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा है। तो एस कॉस थीटा को एल माइनस एल कॉस थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर देखा जाए तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स की बात की, धैर्य वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स, इसके बीच का एंगल बन रहा है 90 माइनस अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। नाउ एफ हमारा mg के बराबर है और cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा s साइन अल्फा। अब हम देखना चाहेंगे कि s साइन अल्फा है क्या। तुम देखोगे s साइन अल्फा इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो यहाँ बन रहा है, इसमें s साइन अल्फा ये वाला लेंथ है, एंड दिस लेंथ कैन ऑल्सो बी रिटन एज l साइन थीटा। जिसको हमने s साइन अल्फा लिखा है उसको l साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको mg l साइन थीटा। ये हो गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स। हाँ बोलो क्या बात है? सर इस क्वेश्चन में हम डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी में बस हाइट निकालना है हमें। नहीं, वर्क डन का हमने जो डेफिनेशन अभी तक बताया है वो तो यही बताया है कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इनटू कॉस ऑफ थीटा करना है। अब ये अलग बात है कि फाइनली हमारा रिजल्ट वही कन्वर्ज करता है। तो ये चीज को अब हम डायरेक्ट कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने भी वही किया है। एस कॉस अल्फा ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही है और उसको एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमको थीटा गिवन था, अल्फा गिवन नहीं था। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेकेंड वाले वर्क डन में भी हमने वही किया है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कितना होगा, तो वो एस साइन अल्फा आ रहा है। तो एस साइन अल्फा, चूंकि एस भी नहीं दिया, साइन अल्फा भी नहीं दिया, अल्फा भी नहीं दिया, तो हमने उसको एल के टर्म्स में लिख दिया जो कि एल साइन थीटा के बराबर है। यू कैन डायरेक्टली सी इट। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन ये हमको बेसिक डेफिनेशन से ये चीज कैसे आता है और इसके बाद हम उसको रियलाइज कैसे करेंगे, ये हमारे ऊपर है। हाँ बोलिए। सर जो वर्क डन बाय टेंशन है उसमें, सर इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का अलग से करके जीरो आ जाएगा क्या? अगर हमको किसी भी एक फोर्स के कारण वर्डन निकालना है तो उस फोर्स का और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का बीच का जो एंगल है, पहले तो इतना समझ में आ रहा है कि टेंशन वेरिएबल है। ये टेंशन तुमको एक कांस्टेंट फोर्स दिख रहा है ऐसा। टेंशन कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल है? वेरिएबल है यहाँ पर। ओके। तो वेरिएबल फोर्स के कारण तो पहले वर्डन हमने निकालना डायरेक्टली नहीं सीखा है, अभी हम लोग इसके बाद अभी करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें इंस्टेंटेनियस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx काउंट करके या dr काउंट करके उसके बाद हम लोग उसको वर्डन निकालते हैं। हम डायरेक्टली उसको डॉट एस नहीं कर सकते। हमने जो कल वर्डन आपको सिखाया है इसमें
कांस्टेंट फोर्स के कारण ये वर्डन है। अगर ये वेरिएबल होगा तो उसके लिए भी वर्डन का डेफिनेशन हमने लिखा ही नहीं, उसे फिर इंटीग्रेशन के थ्रू हमको जाना पड़ेगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में तक जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप टेंशन के कारण वर्डन निकालना चाहते हैं तो वेरिएबल होने के बावजूद ये चीज हम देख रहे हैं कि वो 90 डिग्री बना रहा है, तो हमको उसको कंपोनेंट में क्यों तोड़ना? जब हमको नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो व्हाई शुड वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू कंपोनेंट्स? जरूरत ही नहीं है, क्यों तोड़ना है? हम एक्सेलरेशन थोड़े ना निकालना चाहते हैं, हम वर्डन निकालना चाहते हैं, और वर्डन के लिए हमारे पास जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा सर तो हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फोर्स जो लग रहा है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। हाँ, ये जरूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जरूर ठीक है सर। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर कांस्टेंट हुआ तो डेफिनेटली हमको अप्रोच नॉर्मली जैसे हमने बताया वो लेनी पड़ेगी, और वेरिएबल हो गया तो उसमें अप्रोच बदलनी पड़ेगी। हम लोग आएंगे उस तरह के एग्जाम्पल पर, अभी तो हम कांस्टेंट फोर्स के साथ ही डील कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्डन है। अब नेट वर्डन की बात आएगी तो टेंशन के कारण तो वर्डन नहीं है, और नॉर्मल, जैसे यहाँ पर टेंशन के कारण वर्डन जीरो हुआ, सिनेरियो हमको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें नॉर्मल के कारण वर्डन जीरो हो जाएगा। वो भी हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल के कारण वर्डन कैसे जीरो होता है। तो नॉर्मल और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भी परपेंडिकुलर होते हैं जनरली, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। इसलिए नॉर्मल के कारण भी वर्डन, जैसे यहाँ पर पिछले दिन भी हमने देखा था कि नॉर्मल के कारण वर्डन जीरो था, तो ऐसे जीरो हो जाता है। लेकिन हर बार नॉर्मल के कारण वर्डन जीरो नहीं होता। जब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे तो ही वर्डन जीरो होगा। तो हमको बहुत बेसिक तरीके से वर्डन कैलकुलेशन आना चाहिए। बाकी अब इसके बाद जितने भी शॉर्टकट्स बना लिए जाए, जैसे ग्रेविटी के कारण जो वर्क आया है उसमें हमने क्या लिखा है, जितना बॉडी इफेक्टिवली ऊपर गया, लाइक ये जो एस कॉस अल्फा है, व्हाट इज दिस? दिस इज द इफेक्टिव हाइट, जितने से बॉडी ऊपर गया। तो अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे। मतलब हमने इस डिस्टेंस को एस कॉस अल्फा इतना करके निकाला, हमको पता है कि सिर्फ हमको डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना है, तो ये डिस्टेंस तुमको पहले से ही पता है, एल माइनस एल कॉस थीटा, ये डिस्टेंस, और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, और चूंकि ये दोनों अपोजिट सेंस में है इसलिए माइनस लगा दिया। ये हो गया वर्डन बाई ग्रेविटी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसके बाद कभी भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। उसी तरह से ये जो फोर्स है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट फोर्स, जैसे ग्रेविटी है उसी तरह से ये भी है, ये भी हमारा एम जी है। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में कितना होगा? तो जो एस है ये हॉरिजॉन्टली जितना आगे मूव किया है, तो हॉरिजॉन्टली कितना आगे मूव किया है? इतना आगे मूव किया है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और ये हमको क्लियरली दिख रहा है एल साइन थीटा, तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एल साइन थीटा है, तो एम जी एल साइन थीटा ये डायरेक्टली लिखते हैं। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस ही रहने की। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट ये एक्चुअल तरीका हुआ जिससे हमको समझ में आना चाहिए कि जो बेसिक डेफिनेशन है वर्क का, उससे चीजें कैसे कन्वर्ट हो रही। जब भी कांस्टेंट फोर्स की बात आएगी तो हम इसी तरीके से भी कर सकते हैं, इतना सारा काम करने का जरूरत नहीं। और अगर नेट वर्क डन निकालना हो तो हम दोनों को ऐड करेंगे। नेट वर्क डन में वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, ये दोनों को साइन के साथ ऐड करेंगे। इस तरीके से हम वर्क डन निकालते हैं। अब बात आती है कांस्टेंट फोर्स के अलावा अगर वेरिएबल फोर्स हो तो। कांस्टेंट फोर्स में भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन नीट के लेवल पर जितना हमने डिस्कस कर दिया वो बहुत है।
और ऐसा नहीं है कि टेंशन के कारण हमेशा वर्डन जीरो होता है। टेंशन के कारण भी वर्डन हो सकता है, नॉर्मल के कारण भी वर्डन हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है बोल के वर्डन जीरो हो रहा है। अगर हमारा एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, मैं जल्दी से 2 एग्जांपल दे देता हूं ताकि दिमाग से तुम लोग का भ्रम खत्म हो जाए। इस तरह से 2 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमने रख दिए हैं, सॉरी पुली ब्लॉक सिस्टम। इस केस में वर्डन बाई टेंशन नॉन जीरो होगा इंडिविजुअल ब्लॉक्स पर। सिमिलरली अगर हमारा कोई प्लेटफॉर्म है जिस पर एक बॉक्स रखा हुआ है और ये पूरा एक लिफ्ट के अंदर है और ये ऊपर ये नीचे जा रहा है, तो वर्डन बाई नॉर्मल इन जनरल जीरो नहीं होगा। तो नॉर्मल के कारण और टेंशन के कारण वर्डन हर बार जीरो होगा, ये स्टेटमेंट दिमाग में बनाना बेवकूफी है। लेकिन हाँ, जब हम श्योर हो गए कि ये 90 डिग्री पर ही लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तब तो बिल्कुल भी देर नहीं करना, चाहे वो वेरिएबल या कांस्टेंट। सर जो पहला वाला केस है उसमें वर्क डन बाय टेंशन इन ईच ब्लॉक नॉन जीरो होगा, बट अगर हम लोग ओवरऑल देखें पूरे सिस्टम में तो जीरो हो जाएगा ना? हाँ, पूरे सिस्टम की अगर बात करेंगे तो वर्डन बाई टेंशन जीरो हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल ठीक है ब्लॉक सर। में बोलते समय भी ये बात श्योर करा था कि वर्डन बाई इंडिविजुअल, वर्डन ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक ये जीरो नहीं होगा। तो इन जनरल मेरा कहने का मतलब है कि टेंशन के कारण वर्डन को जीरो नहीं लेते, बाकी सिचुएशंस जो भी होंगी उसके अकॉर्डिंग अपन अब अगर टोटल सिस्टम पर निकालने के आ गया तब वर्डन जीरो हो जाएगा। अगर मान लो ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर टेंशन अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्डन जीरो कैसे होगा? सिमिलरली अगर ये बॉडी नीचे जा रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है तो वर्डन और डिस्प्लेसमेंट दोनों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो वर्डन जीरो कैसे हो सकता है? अगर कंबाइंड कर दे सब कुछ तो हाँ ये बात सही है कि टोटल वर्डन टेंशन के कारण किसी भी सिस्टम पर जीरो हो जाता है, इस तरह का सिस्टम है। तो एनीवे अब आते हैं हम लोग वेरिएबल फोर्स पर, वर्डन बाई वेरिएबल फोर्सेस। ध्यान से सुनते रहना, ये सब नहीं पढ़ाया होगा तुम लोग को क्लास में, इसलिए इत्मीनान से सुनना कोई भी बात बोले तो। वर्डन बाई वेरिएबल फोर्सेस, हमने एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पहले ही बना दिया और दिमाग में डाल दिया है कि वर्डन डिपेंड्स ऑन पाथ, और ये बात जितना जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाए वो बहुत जरूरी है। बट फॉर अ कांस्टेंट फोर्स इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, एक कंडीशन हमने डाल के ये दिया है, बट इसको भी जनरलाइज धीरे धीरे करने वाले हैं। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो उसके कारण वेरिएबल फोर्स है, तो उसके कारण वर्डन का क्या तरीका है निकालने का? तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले स्मॉल वर्डन निकालते हैं, एफ डॉट डी एक्स। अगर उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो, या फिर एफ डॉट डी आर अगर उसको किसी जनरल डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो, और फिर इसको प्रॉपर लिमिट से इंटीग्रेट कर देंगे। अब लिमिट क्या होगा वो बाउंड्री कंडीशंस हम लोग देखेंगे, लेकिन स्मॉल वर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको टोटल वर्क मिल जाता है। अब ये डी आर क्या होगा, तो डी आर जनरली हम लोग लेते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। जरूरत पड़ी तो ये सारा डी आर के जगह पर यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर 2D फोर्स है तो हम डी एक किसी को एक को गायब भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स की बात की जाए, हम लोग को पता है कि कोई भी बॉडी पर स्प्रिंग फोर्स जो होता है और एक वेरिएबल फोर्स है। अगर मान लेते हैं ये हमारा एक स्प्रिंग है,
और इस ब्लॉक को हमने यहां से यहां डिस्प्लेस किया। ये इसका नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन है स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन है m। इसको हम लोग मीन पोजीशन या नेचुरल लेंथ या इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी बोलो, और इसको डिस्प्लेस करके हमने यहां पर रख दिया। तो स्प्रिंग के कारण कितना वर्क हुआ? द प्रॉब्लम इज इन बिटवीन एनी पॉइंट, यहां से यहां जाने के दौरान कहीं पर भी अगर एक जगह पर हम इसको रियलाइज करें तो इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स है वो इंस्टेंटेनियसली कितना डिस्प्लेस हुआ है मीन पोजीशन से, उसी पर डिपेंड करता है। यानी कि एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और अगर हमको डायरेक्शन हमने दिखा दिया तो माइनस वर्ड को हटा ही दो। के एक्स स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो के एक्स है, और ये एक वेरिएबल हो गया। ऐसा नहीं है कि यहां से लेके यहां तक जाते समय पूरे टाइम जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट, अगर यहां से ये डिस्टेंस ए है, लेट्स से ये पूरा डिस्टेंस को मैंने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, तो सीधे सीधे हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। तो हमने क्या किया, हमने जनरल फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला। ये जो फॉर्मूले में हमने जनरल फोर्स, किसी भी एक जनरल पॉइंट पर बॉडी को रखा, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लिया, और फिर उसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया। दैट बॉडी इज गिवन अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, क्योंकि यहां से यहां लेके जाना है तो उसको धीरे धीरे डिस्प्लेस करना होगा। अब हम जो वर्डन dw, तो यहां पर करेंगे F और स्प्रिंग फॉर F डॉट dx, और इंटीग्रेट भी करेंगे। पहले ये कैलकुलेट कर लें, तो ये हो गया kx, ये हो गया dx, लेकिन इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ पर cos 180 डिग्री डालना पड़ेगा। ये हो गया dw। अब टोटल वर्डन निकालना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट। यहाँ पर x वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पर जब बॉडी था तो x का वैल्यू 0 था, और जब यहाँ पर जाएगा तो x का वैल्यू a हो जाएगा, तो लिमिट डाल देंगे 0 to a। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो माइनस के वो cos 180 डिग्री -1 और के साथ मल्टीप्लाई के बाहर चला जाएगा, और ये हो जाएगा x dx इंटीग्रल 0 to a, और ये हो जाएगा -12 के a स्क्वायर। तो ये एक वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन हुआ। साइन को तो हम पहले भी बिना कैलकुलेशन के समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है इधर और फोर्स पूरे टाइम लग रहा है इधर, तो इसमें ये 180 डिग्री वाला जो टर्म है, इसलिए वर्क डन तो निगेटिव ही आना चाहिए था। लेकिन ये बात सोच लेना कि स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन हमेशा -12 के स्क्वायर होता है, ये गड़बड़ है। इस सिचुएशन में जब बॉडी को हमने यहां से लेके यहां मूव किया है, तब वर्क डन हाफ के स्क्वायर है। एक सिनेरियो ऐसा सोचते हैं कि ऑलरेडी हमारा ब्लॉक जो है वो इसी पोजीशन पर है, स्प्रिंग में ऑलरेडी एक एक्सपेंशन है, ए से उसको स्ट्रेच किया गया और यहाँ पर किसी ने उसको होल्ड करके रखा है, इस ब्लॉक को किसी ने होल्ड करके रखा है, और जैसे ही हम इसको छोड़ रहे हैं, जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे, ये वापस आएगा ना। जब हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो जब ये वापस आ रहा है, उस समय का स्प्रिंग फोर्स उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है। तो अगर ये ए से आएगा तो यहां पर वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स अगर हमसे पूछा जाता, ये वैल्यू वाइज तो सेम आएगा, लेकिन साइन वाइज नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये बहुत केयरफुली अपने को समझना है कि स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इंटीग्रेशन वाला पार्ट सेम आएगा, यहां पर भी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे we are going to get the same thing, but the sign that is minus coming here, it won't come here, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों सेम डायरेक्शन में।
तो सबसे पहले तो वेरिएबल फोर्स के कारण हमको कैसे काम करना है, ये एक छोटे से एग्जांपल से हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एफ डॉट डी एक्स का हमने क्या मतलब लिखा था और इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक होना चाहिए। और इसमें हमने वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स भी कैलकुलेट किया है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, इसके बारे में वैसे तो ये और एक दो बार और डिस्कस होगा, लेकिन हमको यहां से भी थोड़ा आइडिया डेवलप होना चाहिए। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? अब ये जो फोर्स है उसमें तो अभी क्या बॉडी ए से बी डिस्प्लेस हो रहा था और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू डिस्प्लेस हो रहा था, एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू। मान लेते हैं एक बॉडी है, उसको हमने ए दैट इज 0,0 उससे डिस्प्लेस किया है बी 3,9, ए से बी डिस्प्लेस किया है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखा जाए तो ये जो पॉइंट्स हैं, एक तो 0,0 ये ओरिजिन ही है, इस पॉइंट का हमने दिया, और 3,9 अगर देखा जाए तो ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा, ऐसा कुछ 3,9 बी। अब इसको डिस्प्लेस करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक बार इसको डिस्प्लेस किया गया, ए से पहले हमने इसको सी लेके आए और सी से सीधे बी पर लेके आए। सी का कोऑर्डिनेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 3,0। ये एक पाथ हो गया, लेट्स से दिस इज पाथ 1। दूसरा, एक से सीधे पहले डी पर लेके गया, डी पर लेके गया और उसके बाद इधर लेके गया। ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसका कोऑर्डिनेट लिखना तो 0,9। ये दूसरा पाथ है। तीसरा पाथ है डायरेक्ट यहां से यहां लेके गया, दिस इज अ थर्ड पाथ। और चौथा पाथ है जो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है एक पैराबोलिक पाथ, y = x²। ये चौथा पाथ है। बेसिकली द बॉडी is displaced from A to B along 4 different paths. Find the work done for each path if applied force is, पहला हमारा अप्लाइड फोर्स है x² I cap plus 2y - 3 j cap, और दूसरा फोर्स हमारा है y I cap plus x² - 2x j cap। क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन को और ज्यादा एक्सप्लेन करें? क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट पार्ट के लिए 4 आंसर होने चाहिए, पहले पार्ट से, दूसरे पार्ट से, तीसरे पार्ट से, चौथे पार्ट से। और इस दूसरे क्वेश्चन के भी 4 आंसर होने चाहिए।
मतलब चारों पाथ से इंडिविजुअली इसके कारण वर्डन निकालना है अलग, चारों पाथ से इस फोर्स के कारण वर्डन निकालना है इंडिविजुअली अलग। अगर तरीके से करोगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमको समझने की है। ट्राई करो। एंड डेफिनेटली इज अ वेरिएबल फोर्स। पहला वाला पार्ट रिलेटिवली आसान है। आया पहला पार्ट किसी का? ओके, तो ए का फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 63 जूल। 63 जूल। बी सेकंड पार्ट का? 63 जूल। थर्ड का? 63 जूल। क्या बात है। और ये? 63 जूल। अरे वाह, सब सेम। ये इत्तेफाक है या फिर ऐसा ही होगा सेकंड वाले सिनेरियो में भी? सर वो एक सेकंड कर रहा हूँ। चलो ट्राई करो।
चलिए, चूंकि फर्स्ट पार्ट और किसी ने नहीं किया तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चारों पार्ट हैं, बारी बारी से उसको एक्सप्लेन करता हूं। और ये देखते हैं अपन कि जो 63 जो ला रहा है ये महज एक इत्तेफाक है। चारों के लिए हमको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ इस बार आया और दोबारा नहीं आ सकता है ऐसा। तो ए फोर्स के लिए हम लोग अलग अलग केसेस लेते हैं। तो लेट्स से आवर कंडीशन ए दैट फोर्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y माइनस 3 जे कैप। ठीक है, और हमने सबसे पहले चूज किया पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 1 क्या कहता है कि ए से पहले सी जाइए और सी से फिर बी जाइए। दो वर्डन अपने को निकालने पड़ेंगे। टोटल वर्डन अगर निकालना हो तो उसमें वर्डन फ्रॉम ए टू सी और फिर वर्डन सी टू बी। अब चूंकि फोर्स वेरिएबल है तो डेफिनेटली हमको वाया इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ये सारा काम। एक्स स्क्वायर आई 2y माइनस 3 जे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर ए टू सी काउंट करना हो, चूंकि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट इसलिए dx लेंगे। तो इस दौरान हमारा जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा वो dx आई होगा, और एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। ये बात हमको समझ में नहीं चाहिए। ड्यूरिंग दिस मैं अलग अलग ही लिखता हूँ थोड़ा डिटेल में, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो ये दो वर्डन को ऐड करेंगे तब हमारा ये कंप्लीट वर्डन आएगा। नाउ इवेलुएटिंग W A टू C, इस पूरे पाथ के अलोंग हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, क्योंकि ये मूवमेंट एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। इसलिए जो भी फोर्स हमारा लगेगा वो हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर आई कैप और 2y माइनस 3, तो y को वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो -3, और इसको ऐसे कर लो -3 जे कैप, ये होगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर dx की बात करें और dr की बात करें तो ये हमारा सिर्फ dxi हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो dxi। अब अगर हम dw स्मॉल वर्डन निकालें तो f डॉट dx करेंगे तो i वाला i के साथ डॉट होगा, मतलब एक्स स्क्वायर dx का टर्म तो एक बनेगा ही, लेकिन j के अलोंग कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। तुम देख भी सकते हो जे के अलोंग कोई भी फोर्स रहा और एक्स के एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट रहा तो 90 डिग्री का केस बन रहा है, तो ऐसे ही 0 होना चाहिए। अब हम 0 से 3 तक इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट पुट करेंगे 0 to 3, तो 3 क्यूब बाई 3 ये हो जाएगा 9 जूल। लेकिन ये भी कंप्लीट वर्क नहीं हुआ, अभी हमको सी से बी जाना है। तो सी से बी जाने के दौरान, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू फिक्स हो चुका है, दैट इज 3। इसमें अब कोई सोचने की जरूरत नहीं है। वाई वेरिएबल होगा, वाई इज गोइंग टू चेंज। हमारा जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो क्या वैल्यू ले सकता है? वो वैल्यू ले लेगा 9i कैप माइनस और अदर प्लस 2y माइनस 3 जे कैप। एक्स कांस्टेंट हो गया था इसलिए हमने एक्स की जगह 3 पुट कर दिया। y इस पूरे पाथ पर वेरिएबल होगा। हमारा पाथ कैसा है हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, यहां से यहां, यहां से यहां। तो इस पाथ पर y वेरिएबल है, इस पाथ पर x वेरिएबल था। A C B, this is what our path is. Now स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें हमको dy लेना पड़ेगा। dy जे के लंग मूवमेंट हो रहा है तो जे dy जे लेना पड़ेगा। अब जब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर लेंगे dw,
तो ये हो जाएगा, इसके साथ जब डॉट करेंगे तो आई है ही नहीं, तो आई वाला टर्म तो ऐसे ही जीरो होना है, सिर्फ हो जाएगा 2y माइनस 3 dy। और कहां से कहां तक करना है, तो जीरो, क्योंकि y यहां पर c पर जीरो था, और 9, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y² अपॉन 2 माइनस 3y, और इसको 0 to 9 इंटीग्रेट करना है, तो सीधे से 9² माइनस 3 इंटू 9, ये हो जाएगा पहला टर्म, माइनस दूसरे में y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो 81 माइनस 27, ये हो जाएगा 4, और 7 54, ये हो गया 54, तो 54 इधर 9 इधर, तो टोटल वर्क डन अगर हमको निकालना हो फर्स्ट पाथ से, तो 9 प्लस 54, और ये हो जाएगा 63 जूल। अगर यही काम सेकंड वाले पाथ से, मतलब पहले उसको ए से डी तक लेके जाए लाइक दिस, और फिर यहां से यहां लेके आए, ऐसे लेके गया, तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, ए से डी तक के लिए अलग, डी से बी तक के लिए अलग। इस ए से डी के दौरान एक्स का वैल्यू 0 होगा, इस डी से बी के दौरान वाई का वैल्यू 9 होगा, इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट dy लेना होगा, इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट dx लेना होगा, और तब हम अगर इसको पेशेंटली कैलकुलेट करें, जो कि करना पड़ेगा, तो आंसर तब भी 63 ही आएगा। जो लोग ने एक भी अभी नहीं किया है, ए का फर्स्ट पार्ट भी नहीं किया है, नाउ दे हैव टू फिनिश द सेकेंड पार्ट। ए का सेकेंड पार्ट, ये जो जितना भी हमने हिंट दिया है उसके बेसिस पर अभी के अभी करना पड़ेगा। डू दिस, और जिनका हो जाए आंसर सेम आएगा। अभी आंसर क्यों सेम आ रहा है ये भी हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन अभी के अभी इसको कंप्लीट करो, और जिसका हो जाए वो हैंड रेज करे, बिना कंप्लीट के हैंड रेज मत करना, पेशेंटली पूरा करना होगा और उसके बाद आंसर निकालना होगा। सेकंड वाले का भी आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, या हुआ या नहीं हुआ लार? सर मुझे लग रहा कि सेकंड वाले का 63 आएगा। 63 नहीं आएगा, हाँ 0 आएगा उसका। चारों पार्ट का सेम, क्योंकि चार अलग अलग पाथ हमने दिए हैं, तो चारों पाथ से वर्क डन क्या उसमें भी सेम आ जाएगा ऐसा? अच्छा चलो वेट करो तुम, धीरे धीरे हम लोग उस पॉइंट, फाइनल पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर एक्चुअल थिंग हमको समझना है। पहले सब लोग ट्राई करके वर्क डन निकालिए। इतना वर्क डन आपको इंस्टीट्यूट में तो नहीं सिखाएंगे, बहुत रेयर है। वेरिएबल फोर्स का सिर्फ एक एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स, सबसे सिंपल, और ये पाथ डिपेंडेंसी तो बिल्कुल भी नहीं कराता। वेरिएबल फोर्स भी देंगे तो dxi dy dz के ऐसे करके कर देंगे। कब करना है कब नहीं करना है ये हमको समझे बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये इस पूरे क्वेश्चन के डिस्कशन से समझ आ जाएगा। जिनका सेकंड पार्ट, ए का सेकंड पार्ट हो जाए वो लोग हैंड रेज करेंगे, हम वेट कर रहे हैं, और ये होना चाहिए, मतलब इसमें अब कोई कोताही नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेकंड वन, क्योंकि सिमिलर टाइप से पूरा काम करना है जैसा हमने वन में किया था। थर्ड और फोर्थ थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड आर एग्जैक्टली सिमिलर, बस उसको ढंग से करना है अपने को।
वेरी गुड। सब लोग को हैंड रेज करना है, ऐसे एक दो जन से बात बनेगा नहीं। सामने सॉल्यूशन दिख रहा है, इसी तर्ज पर अप्रोच करना है। हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है ये भी बता दिया है, कहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा ये भी बता दिया है। तो अब काम हमने बहुत आसान कर दिया है, लेकिन वो पूरा जो मैनिपुलेशन है वो करना ही पड़ेगा, बिना किए ये पार्ट समझ नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए। और 2 मिनट देता हूं, नहीं तो होमवर्क कर देंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे। सर वो बी पार्ट में वो इंटीग्रल ऑफ वाई डीएक्स आ रहा है। यही तो बात है, यही तो बात है बच्चे। और संयोग है, मतलब अगर उसमें अगर कर पाते हो, कैसे करना हो तो बताएंगे, लेकिन आंसर भी अलग अलग आएंगे। ये जो 63 जो चारों में निकाल के बैठ गए, उसमें नहीं होगा ऐसा। और क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है ये भी हम पहले ही डिसाइड कर सकते थे कि बराबर होगा या नहीं होगा। ये सारा कुछ हम पहले कर सकते हैं, लेकिन असली कहानी जानने से पहले हमको पूरा कहानी का ट्विस्ट एंड टर्न समझ में आए, क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करते तो क्या होता, तब तो वो पूरी कहानी समझ में आएगी। सेकेंड वाले पार्ट का और सेकेंड वाले फोर्स के लिए दैट इज ऑल्सो वेरिएबल फोर्स, ये भी एक वेरिएबल है वो भी एक वेरिएबल। कोई देखने में ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सिमिलर जैसा ही दिख रहा है, लेकिन उसमें कहानी बहुत अलग है। और क्यों अलग है हम लोग आएंगे उस पर। आई एम नॉट गोइंग सर टू डू। उसमें आई कैप के इसमें y का वेरिएबल है और जे कैप के टर्म में x का वेरिएबल है, इसलिए। नहीं, ये एक्चुअली ये सामने से दिख रहा है, एक्चुअल कहानी कुछ और है, आएंगे उस पर। इनिशियल ऑब्जर्वेशन अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ये एक्चुअल रीजन नहीं है, एक्चुअल रीजन कुछ और है। सेकेंड वाला ये होमवर्क रहेगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस सेकेंड वन, दिस इज योर होमवर्क। थर्ड वन, और ये भी 63 जो लाएगा, ये टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो 63 ही आएगा, याद रखना इसको, इससे ज्यादा नहीं बात। थर्ड सिनेरियो जो है, और मैं इसलिए कर रहा हूं ये क्योंकि हम सेकेंड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। अप्रोच मेरा चेंज नहीं होगा, आंसर अलग आएगा, अप्रोच चेंज नहीं होगा। और हम इस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ अप्रोच सीखने के लिए ही कर रहे हैं। हम डायरेक्टली ए से बी लेके गए इस बॉडी को, तो डेफिनेटली दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर हम चाहें तो इसका एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू, ये अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 9/3, ये हो जाएगा 3। y इज इक्वल्स टू 3x, ये हो जाएगा उस पाथ का इक्वेशन जिससे हम बॉडी को मूव कर रहे हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ पाथ। और ये हमारा है y इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो y को 3x से रिप्लेस कर देंगे, या x को y/3 से रिप्लेस कर देंगे, अगर जरूरत पड़ा तो। नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि उस पाथ पर हर बार ये रिलेशन हमारा वैलिड होने वाला है, तो अगर कभी ऐसा सिनेरियो आया तो हम ये कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, इसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dy/dx, और ये 3 dy/dx ऑफ x, ये हो जाएगा 1, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 3
और प्रिसाइजली बोला जाए तो dy इज इक्वल टू 3dx। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे और इसको भी यूज करेंगे। सिनेरियो पर डिपेंड करेगा कि जरूरत पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अब चूंकि बॉडी को ना ही हम x के लॉन्ग मूव कर रहे हैं और ना ही y के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो अब यहां पर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr लेना पड़ेगा वो हमको लेना पड़ेगा dx i कैप प्लस dy j कैप। क्योंकि हम चाहे तो k कैप भी ले सकते हैं, बट फोर्स जो है उसमें सिर्फ i और j है, तो k लिख के भी कोई फायदा नहीं है, वो जीरो ही हो जाएगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट को dxi प्लस dy ऐसे ले लेंगे। और फोर्स हमारा क्या है? तो फोर्स हमारा है एक्स स्क्वायर आई प्लस 2y माइनस 3j। तो फोर्स हमारा है एक्स स्क्वायर आई प्लस 2y माइनस 3j। अब स्मॉल बॉर्डर निकाल लो डायरेक्टली, dw इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx प्लस 2y माइनस 3dy। और टोटल बॉर्डर निकालना हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहां पर एक अच्छा बात यह हुआ कि एक्स स्क्वायर के साथ dx ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। 2y माइनस 3 के साथ dy ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। जहां dx है वहां x का लिमिट ढलना चाहिए, जैसे dx में x का लिमिट, तो x मतलब इनिशियल कोऑर्डिनेट x का कितना था 0, फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है 3, और dy जहां है वहां पर y का कोऑर्डिनेट ढलना चाहिए। इनिशियल कोऑर्डिनेट y का 0, बाद में 9। और डायरेक्टली हम देखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब बाई 3 0 to 3 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3y 0 to 3। और जब इसको सॉल्व करोगे, लिमिट वगैरह पुट करोगे, तो ये वही कैलकुलेशन है जो हमने ऊपर किया हुआ है, डन द सेम कैलकुलेशन। ये हमारा आ जाएगा 63। लेकिन अगर मान लो ये हमने जो किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको थोड़ा और अच्छे से क्या क्या चेंज करके किया जा सकता था वो भी देखेंगे। तो जिस पाथ से हमने इसको लेके गए उसका y इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y बाई 3 या dy इज इक्वल टू 3dx, इसको किसी को यूज नहीं करना पड़ा। जरूरत पड़ता तो करते हैं, बट यूज करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, चौथे वाले पाथ के लिए देखते हैं, क्या पता वहां यूज आ जाए। इवन फॉर द फोर्थ पार्ट, ये जो चौथा पाथ है, इक्वेशन ऑफ पाथ तो मैंने खुद ही दे दिया है, पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो कभी जरूरत पड़ी तो y को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, इसको भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स ये हमारा हो जाएगा 2x और dy 2x dx हो जाएगा। ये दोनों को हम निकाल के रखते हैं, जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे। अब देख रहे हैं इस बार हम यूज करेंगे, पिछली बार हमने नहीं किया था, उसमें भी यूज किया जा सकता था, हम जानबूझ के नहीं किया, इस बार करेंगे। इस बार भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल उसी तरह से dr dxi dyj यही आएगा, क्योंकि अगर बॉडी को एक कर्व पाथ पर इस तरीके से मूव किया जा रहा है कि x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, ध्यान से देखो ऐसे लेके जाइएगा, तो कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर लेंगे dr तो उसके दोनों कंपोनेंट होंगे, कुछ dx होगा कुछ dy होगा, इसलिए dr को dxi प्लस dyj ऐसा ले लिया गया। फोर्स हमारा एक्स स्क्वायर आई 2y माइनस 3j है, तो dw अगर निकालोगे dw, तो dw में एक्स स्क्वायर dx प्लस 2y माइनस 3 dy, ये वही बिल्कुल आ गया जैसा पिछली बार आया था। और इंटीग्रेशन करेंगे
तो बिल्कुल सेम ही सेम चलता चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मैं इस बार इंटरचेंज करके चीजों को करना चाहता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहां पर एक्स स्क्वायर मेरे को दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहां डाल देंगे वाई, कर सकते हैं। लेकिन वाई के साथ dx तो नहीं रहेगा। सिमिलरली y को अगर एक्स स्क्वायर करना है तो y की जगह एक्स स्क्वायर डाल सकते हैं, -3। लेकिन इसके साथ dy नहीं रहेगा। x के साथ dy क्यों, y के साथ dx क्यों? तो जब ऐसा सिनेरियो है तो हमको dx को भी इन टर्म्स ऑफ dy कन्वर्ट करना चाहिए, अगर हम करना चाहें तो। जैसे यहां पर dy को तुम सीधे सीधे 2x dx लिख सकते हो। ध्यान से देखो, यहां पर dy जो टर्म है, ये जो dy टर्म है, यहां पर x आ गया। x को dy के से x तो इंटीग्रेट होगा नहीं, और y dx से तो इंटीग्रेट होगा नहीं। तो dy को अपन रिप्लेस कर सकते हैं 2x dx से, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3 2x dx, ये हो गया ये वाला पार्ट। और यहां पर जो y dx हमने किया है, अब देखो dx का जो वैल्यू है यहां से अगर देखें तो dy अपॉन 2x ऐसा आ जाएगा dx का वैल्यू। फिर से एक x का टर्म आ जाएगा और एक y का टर्म, दोनों हो जाएंगे। तो या तो तुम इसको चेंज ही मत करो, एक्स स्क्वायर dx रहने दो, या फिर x को दोबारा रूट y से रिप्लेस करना पड़ेगा। यहां पर x इज इक्वल टू रूट वाई, फिर उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जैसा मर्जी करे वैसा करना है। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर dx ही रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको y dx करें और dx को dy बाई 2x से रिप्लेस करें तो फिर से x को अपने को रूट y डालना पड़ेगा, कर सकते हैं। लेकिन एक टर्म में ही इस चेंज को अच्छे से समझ लोगे तो तुमको पूरा कहानी समझ आ जाएगी। पहले वाले टर्म में हमने नहीं किया चेंज, चलो हटाओ, एक्स स्क्वायर डी जैसा था वैसे ही रहने दिया, सिर्फ एक में ही चेंज कर रहा है। अब यहां पर इंटीग्रेशन के लिमिट के बारे में जो लास्ट पॉइंट है समझने का, जब dx है तो x का लिमिट ढलेगा 0 to 3। सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन उसमें भी dx है, ये देखो। और कायदे से अलग अलग इंटीग्रेशन ही नहीं होना चाहिए, तो सारा एक ही साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अलग अलग रखे हैं तो अलग अलग ही रहने दो। यहां भी लिमिट हमारा 0 to 3 ही होगा क्योंकि dx है। और देखना x³ 3 ये तो टर्म आ ही गया, 0 to 3 प्लस ये टर्म कितना आता है, तो ये 2x और 2x स्क्वायर, ये हमारा 4x³ माइनस 6x dx, ये इंटीग्रेशन है 0 to 3। अब ये टर्म 9 आएगा ही, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। इसको देखते हैं, तो ये हमारा 4x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 माइनस 6x² अपॉन 2, और लिमिट कहां से कहां, 0 to 3। 4 विल गेट कैंसल्ड, 2 से ये 3 टाइम्स में जाएगा, 9 प्लस x⁴ मतलब 3⁴ माइनस 3x², 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हुआ एक बार 3 पुट करने का वैल्यू, माइनस 0 जब पुट करेंगे तो दोनों में 0 0 0 ही हो जाएगा। तो 9 प्लस 81 माइनस 27, तो ये कितना हो रहा है देखो तुम, ये तो 54 ही हो रहा है ना, 63 ही आया फाइनली। लेकिन इसमें हमने जो चेंजेस किए, ये चेंजेस अगले क्वेश्चन की जरूरत है, यहां इसकी जरूरत नहीं थी। x² dx और 2y माइनस 3 dy, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जा सकता था जिससे पिछले क्वेश्चन में किया। पाथ पर डिपेंडेंसी नहीं आ रही, ये y को x² से रिप्लेस करना, dy को 2x dx से रिप्लेस करना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
इसके पहले वाले केस में भी हमने निकाल के रखा था बट जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन जब सेकेंड वाले फोर्स के लिए काम करोगे, व्हेन वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द थिंग फॉर द सेकेंड पार्ट, ये तब ये करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और उपाय नहीं है। और एक और बात बताते हैं कि सेकेंड वाले केस में चारों के आंसर सेम नहीं आएंगे। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ये रिलेटिवली आसान है, मतलब उसको ए से सी मूव करके सी से बी मूव करना ये थोड़ा आसान है, ए से डी मूव करके फिर डी से बी मूव करना, दिस टू पार्ट्स आर रिलेटिवली इजी। तो ये दो पार्ट तो तुरंत तुरंत निकाल ही लो। तीसरा पार्ट मैं देखूंगा और देखना चाहूंगा कितने लोग करते हैं, और हम इसके लिए 5 मिनट देते हैं। ये जो पूरा डिस्कशन अभी हुआ है, अभी बिल्कुल सब कुछ सामने है। ट्राई द सेम 4 पार्ट फॉर द सेकेंड फोर्स, और उसके बाद हमको चारों का आंसर बताओ। और जिसने उन्होंने कर लिया है वो लोग आंसर बता सकते हैं, क्या क्या उनको आंसर्स आए हैं। ये हमारा सेकेंड फोर्स y(i) + x² - 2xj। बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बी का फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत आसान है निकालना, क्यों टाइम लग रहा है मुझे नहीं पता। चलिए देखा जाए। ओके, मल्हार बताइए क्या है फर्स्ट का आंसर। सर फर्स्ट पाथ का 0, ओके, सेकंड। सेकेंड पाथ का भी 0, ओके, थर्ड। थर्ड पाथ का 13.5,
ओके, और और फोर्थ फोर्थ पार्ट का 9। 9। हाँ ओके, तो एक बात तो तय है कि ये चारों के आंसर सेम नहीं है। ये दो आ गए, ये संयोग है, ये कोइंसिडेंट है। ये पिछली बार कोइंसिडेंट नहीं था। ये जो चारों के आंसर सेम आना, ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये आएगा ही, ये देख के ही बताया जा सकता था। लेकिन यहां पर जीरो आना, ये एक कोइंसिडेंट है। जनरली ये सेम नहीं आता है। तो मैं जल्दी से पहले वाले पाथ के लिए, जो कि ए से सी और सी से बी इस तरह का पाथ है, उसके लिए वर्डन क्या होगा वो निकाल लेता हूं। हमारा जो फोर्स है वो दिया गया है वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा है ना? क्या लिया हमने? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x जे कैप। अगेन फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए अपने को दो वर्डन लेने पड़ेंगे। जो काम पिछली बार किया बिल्कुल वही काम, ए टू सी, सी टू बी। और वर्डन ए टू सी में बहुत फास्ट करने वाला हूं इस बार, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट dx होगा और y का वैल्यू 0 होगा। एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट dx आई, तो फोर्स हमारा हो जाएगा 0 i कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जे कैप, ये हो गया फोर्स, डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया dx i कैप। तो देखेंगे i के साथ तो 0 है और j के साथ इधर 0 है, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली सी टू बी की बात करें तो इस पूरे पाथ के लिए x का वैल्यू 3 है और y वेरिएबल है, और डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? dy j। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dy j y डायरेक्शन, और x का वैल्यू क्या है? तो फिक्स्ड हो चुका है 3। ये लिख देंगे y i कैप प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 j, ये डॉट हुआ, और इसके बाद इंटीग्रेशन डालेंगे। तो y i और यहां पर j है, तो ये तो टर्म ऐसे ही गायब हो रहा है। और ये जो टर्म है 9 माइनस 6 सी टू बी, ये 9 माइनस 6 जे और ये dy, तो कायदे से देखा जाए तो ये हमारा आ जाएगा 9 माइनस 6 dy। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? इसको करेंगे हम, y का वैल्यू वेरिएबल है y, तो 0 टू 9, यहाँ पर भी 0 टू 9, तो ये हो जाएगा 3 dy, 0 टू 9। और जब इसको 3 को बाहर निकालोगे, dy को इंटीग्रेट करोगे, तो ये आ जाएगा 27। तो ये टर्म 0 आ गया और ये टर्म 27 आएगा, तो टोटल वर्डन 27 आएगा। पहले का आंसर 0 रॉन्ग हो रहा है बच्चे, 27 आएगा, 27 जूल। बहुत ही इत्मीनान से चीजों को करना पड़ेगा। हम बहुत जगह पर मिस्टेक कर सकते हैं, और इसलिए ही इस तरह की चीजें बिल्कुल भी बताई नहीं जाती क्लास में, क्योंकि इसको समझने वाले बहुत कम होते हैं। मैंने काफी अच्छा खासा टाइम इसीलिए दिया ताकि तुमको एग्जैक्ट वर्डन क्या होता है वो समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो अलग मैटर है, लेकिन वर्डन तो हमको निकालने आना चाहिए। वेरिएबल फोर से पाथ डिपेंडेंसी का वर्डन हमको निकालने आना चाहिए। ए टू सी में हमारा कोई वर्डन नहीं था, आई 0 आई था, जे का टर्म नहीं था, तो डायरेक्टली ये 0 हो गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर जे का टर्म बन रहा है 3 स्क्वायर माइनस 6 जे का टर्म बन रहा है। एक्स का वैल्यू 0 नहीं है इस पूरे पाथ पर, इसलिए ये 3 dy का टर्म बन रहा है, तो ये नॉन जीरो आएगा। सिमिलरली 2 के लिए भी कर सकते हैं, और 2 के लिए भी आंसर कुछ और ही आएगा।
लेकिन मैं थर्ड के लिए करना चाहूंगा, डायरेक्टली जब यहां से यहां उसको भेज रहा है। अगेन ये पाथ वही पाथ है y इक्वल टू 3x वाला, और इस सिचुएशन में अपने को जरूरत पड़ेगी, सीधे थर्ड पर चलते हैं। जो जो पार्ट नहीं हुआ है वो घर पे आप लोग ट्राई करेंगे। फोर्स हमारा है वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जे कैप, डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, क्योंकि इस बार जनरल मूवमेंट है, ना एक्स के अलॉन्ग हो रहा है ना वाई के अलॉन्ग हो रहा है, जनरल मूवमेंट है, इसलिए डी एक्स आई डी वाई। और डी डब्ल्यू यहां पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई। अब देखो ये प्रॉब्लमेटिक है, अगर हम y को 3x से रिप्लेस ना करें या फिर dy को 3dx से रिप्लेस ना करें तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, अगर हमको टोटल बर्डन निकालना हो तो। और क्या रिप्लेस करना है ये टोटली हमारा चॉइस है। जैसे किसी बच्चे को लगा कि y को 3x से रिप्लेस कर दिया जाए, कर दो, तो ये हो जाएगा 3x dx, और चूंकि dx है तो लिमिट dx का x का डलेगा 0 to 3 प्लस, अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, अब चाहो तो x को भी रिप्लेस कर दो y के टर्म्स में, या फिर dy को ही रिप्लेस कर दो 3dx के टर्म्स में। हम दूसरा वाला काम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को नहीं छेड़ रहे, हम dy को रिप्लेस कर दे रहे हैं 3dx के टर्म्स में, और चूंकि यहां भी dx का ही टर्म है तो यहां पर लिमिट 0 to 3 डलेगा, तो 3x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 3 प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 3। अब यहां पर एक बार 3 पुट करेंगे तो 9/2 और 0 पुट करेंगे तो खैर 0 ही हो जाएगा, तो 9/2 इंटू 3 27/2 प्लस यहां पर देखेंगे एक बार 3 पुट करेंगे तो 27/3 9 माइनस ये 2 कैंसिल आउट होगा और ये 3 स्क्वायर ये भी 9 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू 13.5 जूल ही आएगी। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये चेक करना, इस पर अभी डाउटफुल है। तो हमने मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया था, मुझे लगा था वो 0 आएगा इसलिए। हमको पता है ना, हमको पता है बच्चे क्या गलती करते हैं। तो ये 27 जूल, ध्यान से देखो, ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है, और अभी हमने तीसरा आंसर है, सेकंड आंसर अभी कैलकुलेट नहीं किया है, अभी कैलकुलेट करना है तुम लोग को, और चौथा आंसर एक बच्चे ने ऑलरेडी निकाला है, लेट्स सी वो सही आंसर हो। तो सबके वर्डन अलग अलग है। तो एक बात जहां से हमने कहानी आज की शुरू की थी कि वर्डन डिपेंड्स ऑन पाथ, ये बात तो जेहन में बैठी गई होगी। अब इसमें किसी को, हमको नहीं लगता कि कोई डाउट का बात है, लेकिन कांस्टेंट फोर्स जब आ जाता है तो नॉट डिपेंडेंट, और ये क्यों होता है, क्यों, तो मैं एक थोड़ा सा हिंट देके आज छोड़ रहा हूं, कल इसी पर कंटिन्यूएशन करूंगा। हम लोग ने ऐसे फोर्स के बारे में पढ़ा है जिसका जो वर्डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा फोर्स जिसके कारण वर्डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, उस फोर्स को क्या बोला जाता है, उस फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव। हमने जब फोर्स दिया था तो ये पहला वाला फोर्स कंजर्वेटिव था और ये दूसरा वाला फोर्स कंजर्वेटिव नहीं था। अगर हमको पहले ही ये बात पता चल जाती कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम इसको 4 अलग अलग क्वेश्चन में कन्वर्ट ही नहीं होने देते, हम चारों के कारण पहले ही बोल देते कि एक ही आंसर होगा, एक में से एक किसी को भी निकाल के बोलते कि यही आंसर होगा। हम
हमको इन्होंने हमने जो चारों पार्ट सॉल्व किए ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की यही प्रॉपर्टी होती है, a force in which the warden is independent of path। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कोई चारा नहीं है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हर पाथ के कारण वार्डन अलग लगाता है, इसलिए इसमें तो मजबूरी है, चारों करना ही पड़ेगा। कैसे करना है ये हमने आपको बताया, इत्मीनान से पूरे दिन टाइम देके पहला का चारों और बाद का चारों 8 पार्ट है टोटल। अगर तुमने 8 पार्ट आज कर दिए तो मान के चलो कि वर्क डन तुम्हारा हमेशा के लिए प्रिपेयर हो चुका है। क्या कांस्टेंट, क्या वेरिएबल, सिर्फ आज की क्लास का जो भी हमने डिस्कशन किया है अगर वो पल्ले पड़ गया तो वर्क डन तुमको कोई फंसा नहीं सकता, कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर ही दोगे। नेक्स्ट डे हम लोग और नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पर थोड़ा और आगे डिस्कशन को लेके जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। करना जरूर है लेकिन